नमस्कार, मैक्स महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण सोनावने। आप सोच रहे होंगे कि चैनल तो मराठी है और मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त आने वाले हैं उनके कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि वामन मेश्राम जी का आप जब भी इंटरव्यू करो तो आप करते हो तो थोड़ा हिंदी में करोगे, तो हमारे देश भर के जो कुछ भी उनके फॉलोअर्स है, विचारों के सहानुभूतिदार है, उनको समझने में आसानी होगी। इसलिए ये जो संवाद है हम लोग हिंदी में करने जा रहे हैं। हिंदी मेरी जो है वो बंबईया हिंदी है और शायद उसमें मैं मूलतः महाराष्ट्र और मराठी से होने के कारण हो सकता है कि कोई जो मेरे शब्द है या कुछ बातें हैं वो मराठी में आने की संभावना है, लेकिन आप समझ लोगे इतनी मैं आशा करता हूं। 2024 के चुनाव का आगाज तकरीबन हो चुका है और सारी पार्टियां उसके गठजोड़ में और तैयारी में लग चुके हैं। इसको लेकर हम लोग अलग अलग पार्टी के नेताओं से, विचारकों से, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ में ये बामसेब के राष्ट्रीय नेता और जो यहाँ पे अलग तरीके से अपना स्थान भारतीय राजनीति में रखते हैं, वो वामन मेश्राम जी हमारे साथ में है। वामन जी, स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र में। धन्यवाद। मेश्राम सर, 2024 के चुनाव का आगाज तो हो चुका है, सारी पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही है। आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? आपका क्या आकलन है आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर? सबसे पहले मैं आपको ये अनुरोध करता हूं कि अगर पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा मैं अपनी बात कहूंगा। बामसेब कर्मचारियों का संगठन है, इसलिए वो राजनीतिक विषयों पर बात नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ही अपनी बात करूंगा। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि आप भारत मुक्ति मोर्चा के ऑन बिहाफ बात करना चाह रहे हैं, हाँ, तो ये 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं और अपने को कहां पर देखते खुद की? ये दो बातें हैं। एक तो ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। 2 टर्म बीजेपी की सरकार रहने के बाद आरएसएस पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव जीतना चाहती है। हाँ। और इसके लिए आरएसएस भाजपा की जो रणनीति है जो अब तक सामने आ गई, वो मामले को हिंदू मुसलमान में टर्न करना चाहती है। और इसीलिए उन्होंने मामले को, अयोध्या मामले को उछालने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे को उछालने का काम किया। हाँ। इसके पीछे मकसद ये है कि उन्होंने 10 साल में जो काम किया, उस काम के आधार पर उनको मालूम है वोट मिलने वाला नहीं है। ओके। इसलिए वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। हाँ। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि अभी जो चुनाव हुआ 2019 में, तो उनको 37.7% वोट थे। ओके। और उसके विरोध में जो अब इंडिया गठबंधन बना है, वो इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो आरएसएस भाजपा ने अपना गठबंधन बनाया है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हाँ। और इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, तो वो एनडीए गठबंधन 38 पार्टियों का है। हाँ। बीजेपी का, आरएसएस का जो गठबंधन है वो 38 पार्टियों का है। बराबर। और इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का है। हाँ।
38 पार्टियों में 25 पार्टियां ऐसी है जिनका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, और बहुत सारी पार्टियों ने अब तक चुनाव भी नहीं लड़ा। ओके, हाँ। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट पार्टियां है 25 बीजेपी के साथ में। एक्चुअली उनके साथ 13 ही पार्टियां है। हाँ। मगर ये जो इंडिया गठबंधन है, इनमें संख्या 28 है, मगर इसमें सारी रीजनल पार्टियां है जिनका अपने अपने क्षेत्र में दबदबा है, जनसमर्थन है, संगठन है। ये फर्क है। बराबर। तो इसलिए इस चुनाव में मैं ये देख रहा हूं कि इस चुनाव में बीजेपी के चुनाव जीतने की संभावना कम है। हाँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरएसएस भाजपा के लोग इसे हिंदू मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। ओके। मगर लेकिन फिर हाँ, बोलिए बोलिए। मगर ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये लोग जो प्रचलित ब्राह्मण धर्म है, आरएसएस भाजपा के लोग उस ब्राह्मण धर्म को लोगों के सामने हिंदू धर्म के नाम पर परोसते हैं। हाँ। तो ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म है, बराबर, वर्ण व्यवस्था वाला मानने वाला, जाति व्यवस्था अस्पृश्यता मानने वाला, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला और ओबीसी को शूद्र घोषित करने वाला, बनाने वाला, ये ब्राह्मण धर्म है। हाँ। मगर ब्राह्मण धर्म के नाम पर वो इसका प्रचार नहीं करते। हाँ। हिंदू के नाम पर प्रचार करते हैं और लोगों के इग्नोरेंस का फायदा उठाते हैं। ये रणनीति का हिस्सा है। ये जो राम जन्मभूमि का जो अभी उद्घाटन होने जा रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? राम जन्मभूमि और वो जो अभी राम का मंदिर बन रहा है, वो जमीन जहां पर ये राम मंदिर बना रहे हैं, वहां पर 16 साल बुद्ध ने प्रवचन किया। वहां 3000 भिक्षुओं का निवास होता था। तो वो राम जन्मभूमि की जमीन नहीं है। एससी एसटी ओबीसी कुंभी मराठा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए और उस जमीन पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों ने इसे हिंदू मुस्लिम का रूप दिया। मगर वो वास्तविक ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट लोगों का लड़ाई है। वो जमीन बुद्धिस्ट लोगों की है, मूल निवासी बुद्धिस्ट लोगों की है, और ब्राह्मण लोगों के बीच में झगड़ा है। ब्राह्मणों ने जब मुगलों का आगमन हुआ तो मुगलों को उस जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए मदद की। ये सोचकर मदद की कि जब हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम मस्जिद गिराकर वहां मंदिर बनाएंगे और ब्राह्मणों का सेंटर बनाएंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमारा समय आ गया है, और इसलिए वहां उन्होंने अतिक्रमण करने का, इंक्रोचमेंट करने का काम शुरू करके राम मंदिर बनाने का काम शुरू किया। इस पर मेरा ये कहना है, जिस तरह से ब्राह्मणों ने मुगलों को मदद देकर अतिक्रमण करके मस्जिद बनवाने में मदद की, फिर उस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने के लिए मदद की मुगलों को। फिर अंग्रेजों का समय आया, मुगलों के बाद अंग्रेजों का समय आया, तो इन्होंने ये झगड़ा अंग्रेजों के समय में खड़ा किया। अंग्रेजों की सत्ता जाने के बाद इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, और अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद उनको लगा कि अब हमारा मौका है।
अब हम लोगों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो ये बात लोगों को मालूम नहीं है, ये लोगों को मालूम किया जाना जरूरी है, जानकारी देना जरूरी है कि ये जमीन मुगलों की नहीं, ओरिजिनल ये बुद्धिस्ट लोगों की जमीन है। और इस पर कब्जा करने के लिए पहले ब्राह्मणों ने मुगलों को मदद की, फिर बाद में ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करके ये जमीन हिंदुओं की है ऐसा बताने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा प्रचार करते हैं कि बौद्ध भी हिंदू ही है। हाँ, क्योंकि बात तो सही है कि मुस्लिम नहीं है वो। हाँ, और मुस्लिम लोग, वो सारे लोग जो मुस्लिम नहीं है उनको हिंदू ही मानते हैं। मुसलमानों की भी बहुत सारी गलतियां हैं, अंडरस्टैंडिंग के अभाव में। उनके यहाँ जो नेतृत्व करने लायक और समझदार लोग पाकिस्तान में जाने की वजह से मुस्लिम लोग जो है नेतृत्व विहीन है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि नैरेटिव क्या होना चाहिए। वो आरएसएस और भाजपा के जाल में फंसे हुए हैं। हिंदू मुसलमान ये आरएसएस को मजबूत करने की रणनीति है, और मुसलमान उस जाल में फंसे हुए हैं। आप बार बार उत्तर प्रदेश जाते रहते हैं, तो जमीनी हकीकत क्या है? वहां के लोगों से कभी बातचीत होती है? जैसे आपने कहा कि ये अरे बौद्धों की हमारा बहुत बड़ी भूमि है, बहुत बड़ा जमीन है, और वहां लाखों लोग, हम अयोध्या में लाखों लोगों का मोर्चा निकालने वाले हैं अतिक्रमण के विरोध में। हाँ, वहां पर लाखों लोगों का अतिक्रमण विरोधी मोर्चा निकालने वाले हैं। 22 तारीख को ये राम मंदिर का उद्घाटन होगा, 22 जनवरी को। हाँ, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो ओबीसी के लोग हैं, उन्होंने ये घोषणा की ये जमीन हमारी है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कहा कि ये जमीन हमारी है। तो 22 तारीख को जब वो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों ने घोषित किया ये काला दिन मनाएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने घोषित किया कि हम काला दिन मनाएंगे। और हमने वामसेत में भारत मुक्ति मोर्चा ने, बहुजन क्रांति मोर्चा ने चौधरी विकास पटेल के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का समर्थन किया कि आप ये लड़ाई सही लड़ रहे हो, हम आपका समर्थन करेंगे। तो लेकिन अभी तक ये जो पिछड़ा वर्ग के लोग थे चुपचाप क्यों बैठे थे? अभी क्यों उभर रहे हैं? इन्होंने कोई कानूनी लड़ाई? क्योंकि उनके पास एक तो नैरेटिव नहीं था, जानकारी नहीं थी, और अब जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है, जागृति फैल रही है, और जैसे जैसे जागृति फैल रही है वैसे वैसे ये मामला उठ रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग लाखों लोगों का मोर्चा वहां अयोध्या में निकालने वाले हैं। ये कब निकालने वाले हैं? कोई तारीख तय हुई है? कोई तारीख तय हुई है? पहले ये काला दिन तो होने दो पहले। उनका काला दिन, पहले काला दिन मनाने के लिए, काला दिन जो मनाने वाले हैं वो किस तरह से मनाने वाले? हम काली पट्टी बांध करके, काले ड्रेस पहनकर, काली पट्टी बांधकर। तो पूरे अयोध्या में मनाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में मनाने वाले हैं, पूरे देश भर में मनाने वाले? देश भर में नेशनल लेवल पर। अगर आप उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीफोन नंबर तो दूंगा। हाँ ठीक है, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूंगा। अभी हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं कि ये जो फिर समझो कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है राम मंदिर के यानी फेवर में, तो वो किस तरह से, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, वो फैसला जो दिया गया है वो तो इसके पहले दिया हुआ है ना, और उसमें जो बुद्धिस्ट पार्टी थी, क्या आपको पता है कि वहां बुद्धिस्ट पार्टी थी, उसकी बात नहीं सुनी गई? क्या आपको पता है?
नहीं, आपने ही पिछले इसमें यानी 2-3 इंटरव्यू पहले आपने बताया था। उनमें 3 पार्टियां थी, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण। हाँ, ये 3 पार्टियों में ब्राह्मण और मुसलमानों की ही सुनवाई हुई, बुद्धिस्ट लोगों की सुनवाई नहीं हुई। मूल निवासी बुद्धिस्ट लोगों की सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्या कारण होती? ये तो हैरान करने वाली बात है। ये आप जानते हैं ना, ये राजनीतिक मामला है। हाँ, अगर उनकी बात सुनवाई होती तो उनका सारा लॉजिक ही खत्म हो जाता, उनका आधार खत्म हो जाता हिंदू मुसलमान का। हाँ, लेकिन फिर तो कोर्ट ने तो बात की सुनवाई नहीं हुई। हाँ, ये मामला आने वाले समय में उभरने वाला है। हाँ, जैसे पहले मुसलमानों को कब्जा करने के लिए, मुगलों को कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों ने मदद की। मुगल भी विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी थे। फिर अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों के समय में ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर दिया, ठीक है। और हिंदू मुसलमान के मामले के आधार पर उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को साइड कर दिया। मगर बुद्धिस्ट लोग वहां कोर्ट में गए थे, कोर्ट में हाजिर थे, केस भी है। तो ये आने वाले समय में जब लाखों लोगों का मोर्चा वहां जाएगा, तब तो सारे लोगों को पता चलेगा ना। बराबर। लेकिन अभी भाजपा जो है 2000 चुनाव को लेकर, ये राम का नाम लेकर सारे मुद्दे को पिछड़कर चुनाव जीतने जा रही है और शहर पूरे देश भर में उस तरह का माहौल बना रही है। इसका कहां तक फायदा हो सकता है, इसका क्या परिणाम आ सकता है, किस तरह से आप देखते हैं? देखो, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन के भी सूत्रधार कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस ओरिजिनली ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ। इस वजह से इसका जो जागरण और प्रबोधन होना चाहिए अयोध्या के मुद्दे का, वो लोग कर नहीं सकते। हाँ। ब्राह्मण की एक मर्यादा है, उससे ज्यादा आप प्रबोधन नहीं कर सकते। वो हम कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि वो जगह उनकी नहीं है, ब्राह्मणों की नहीं है। हाँ। वो बुद्धिस्ट लोगों की है। लेकिन चुनाव में कहां तक भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रोपोगंडा चल रहा है, ये राम के नाम का इस्तेमाल जो है, ये लोग ओबीसी के लोगों के वोट हासिल करने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हाँ, ये ओबीसी के लोगों के वोटों का मोबिलाइजेशन के लिए मामला है। इसलिए उनको इसका फायदा हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा बयानबाजी में उठाया। हाँ, बयानबाजी में उठाया, बराबर। मगर केवल बयानबाजी में उठाने से ओबीसी का मुद्दा बनने वाला नहीं है। हाँ, उसके लिए सारे देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा, वो इशू बनेगा। और अगर वो इशू बन गया, आंदोलन की वजह से इशू बनेगा, अगर बन गया तो भाजपा को इसका फायदा 100% नहीं होगा। 100% अगर फायदा नहीं हुआ तो चुनाव जीतने में उनको डिफिकल्टी होगी। हाँ, लेकिन फिर अभी ये जो है इतने सारे इंडिया गठबंधन बन रहा है, आपको इंडिया गठबंधन से आमंत्रण न्योता है या आप उनमें जाने वाले हैं? आपसे कुछ बातचीत हो रही है? पवार साहब के साथ बातचीत हुई थी। हाँ, पवार साहब ने पूछा था मुझे कि आप आने वाले हो क्या। मैंने उनको कहा मैं तीसरा मोर्चा बना रहा हूं। हाँ, तीसरा मोर्चा बनाने के बाद फिर मैं बताऊंगा। हाँ, तो तीसरा मोर्चा बन गया। 14 जनवरी को हमारा तीसरा मोर्चा की बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें 100 से ज्यादा पार्टी के लोग शामिल होंगे। हाँ, वो कहां पे होने जा रही मीटिंग? दिल्ली में। दिल्ली में होने जा रही।
एक तो ये बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेके चल रहा है, और दूसरी जगह राहुल गांधी ने जो है वो न्याय यात्रा निकालने का, न्याय भारत जोड़ो यात्रा निकालने का किया है। तो ये काट हो सकता है न्याय यात्रा राम मंदिर का? नहीं, अभी क्या है, अभी चुनाव के तैयारी पर जोर देने का मामला है। अभी न्याय यात्रा निकालने का समय नहीं है, उचित समय नहीं है। हाँ, अभी तो सारा सारा कंसंट्रेशन बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, हाँ, और चुनाव की तैयारी शुरू करने के बाद न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। हाँ, अभी 75 साल में 57 साल कांग्रेस ने राज किया, तो तब तो इन्होंने न्याय किया नहीं। तब तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का और न्याय करने का मौका उनको मिला था, हाँ, मगर उन्होंने तो किया नहीं। बराबर, न्याय नहीं किया, तो उनकी बातों पर लोग यकीन कैसे करेंगे, विश्वास कैसे करेंगे? सवाल तो विश्वास का, क्रेडिबिलिटी का है। हाँ, तो हम लोग आने वाले समय में एक बड़ा देशव्यापी ओबीसी के जातीय आधारित गिनती के मुद्दे पर आंदोलन करेंगे। हाँ, हाँ। दूसरा एक सवाल यहाँ पे आता है कि आप अभी न्याय यात्रा के बारे में बात कर चुके, भाजपा के बारे में बात कर चुके हैं। ये एक सवाल इसमें उभर कर एक और आता है कि आप जिस तरह से राजनीति देख रहे हैं देश की, तो देश किस ओर जा रहा है? देखो, उनका कोशिश ये है कि नियंत्रण शक्ति ब्राह्मणों के पार्टी के हाथ में रहना चाहिए। अगर कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आती है तो ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहेगा, बीजेपी आती है तो केंद्र की सत्ता भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहेगी। तो वो इस दिशा में राजनीति को, चुनाव को लेके जाना चाहते हैं। हम इसको रोकेंगे, लेकिन फिर पूरी तरह से ये नियंत्रण होने नहीं देंगे। तो फिर पूरी भाजपा के जो लोग हैं वो मोदी से लेकर बात करते हैं, या महाराष्ट्र के फडणवीस जो है वो बोलते हैं कि हमारी पार्टी ही ओबीसी की है, हमारा पंतप्रधान जो है वही ओबीसी का है। तो वो भी तो ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, और ओबीसी उनके मेरा पास कहना है, अगर वो ओबीसी, अगर मान लो वो ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है, मान लो है, तो फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा काहे के लिए उछाल रहे हो? इसका मतलब यह है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा इसलिए उछाल रहे हो कि अब ओबीसी के लोग आपको वोट देना नहीं चाहते, इसलिए तो धार्मिक मुद्दा उछाल रहे हो। फडणवीस और बीजेपी और आरएसएस के लोग धार्मिक मुद्दा इसलिए उछाल रहे हैं और चुनाव को धार्मिक रंग में रंगाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर तो वोट देने के तैयार नहीं है। बराबर। मेश्राम साहब, आपने ईवीएम को लेकर सबसे पहले बात की थी कोर्ट में से, उसके ऊपर याचिका भी दायर की थी, अभी भी आपकी याचिका वहां पे है कोर्ट में। अभी सारे लोग ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं, और 14-12 तारीख को चुनाव आयोग के सामने जाने वाले हैं, यात्रा निकालने वाले हैं। कई लोग तो ईवीएम हैक करके दिखाने का भी मामला सामने कर रहे हैं। आप किस तरह से अभी इस ईवीएम के मामले को देखते, अभी आपका क्या कहना है उस बात को लेकर? अभी मेरा ये कहना है कि 31 तारीख को हमारा लाखों लोगों का मोर्चा डायरेक्ट चुनाव आयोग पर है। अगर चुनाव आयोग ने, अभी जैसे आज की 9 तारीख है ना, तो 10 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है, फिर हमारा 16 तारीख को प्रदर्शन रैली है, फिर 31 तारीख को मोर्चा है लाखों लोगों का। हाँ, डायरेक्ट चुनाव आयोग के ऊपर जाएगा। अगर चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की बात को स्वीकार नहीं किया, तो हम सारे देश भर में लोगों की राय मांग रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में अगर चुनाव आयोग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का जो संविधान निर्माताओं ने वादा किया, अगर चुनाव आयोग उसको पूरा करने का काम नहीं करता है, जबरदस्ती ईवीएम थोपने का काम कर रहा है, जनता नहीं मान रही है फिर भी जबरदस्ती कर रहा है चुनाव आयोग, तो हम ईवीएम को फोड़ेंगे। फोड़ने के बारे में हम जनता की राय ले रहे हैं, मगर जनता की राय फोड़ने के पक्ष में आ रही है।
ईवीएम को फोड़ा जाना चाहिए। तो ईवीएम को फोड़ने का आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर अभी ये जो 4 राज्यों के चुनाव हुए उसमें तो किसी ने भी ईवीएम का मामला नहीं उठाया और वहां पर भाजपा जीत कर आई है, तो भाजपा के पक्ष में तो वोट है, लोग तो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, ऐसा सामने आ रहा है। देखो, आज की अखबार में खबर पड़ी क्या आपने? राजस्थान में बाई इलेक्शन हुआ, जहां पर बीजेपी के लोग चुनाव जीते और सरकार बनाई, वहां बाई इलेक्शन में बीजेपी चुनाव हार गई। हाँ, आज की खबर आपने पढ़ी क्या? हाँ हाँ, दैनिक भास्कर। बीजेपी वहां चुनाव हार गई, वहां मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है और चुनाव हार गई। हाँ, बीजेपी। इसका मतलब है ये 3 राज्यों में ईवीएम का खेला हुआ है। हाँ, तो ये 3 राज्यों में ईवीएम का खेल। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक भूतपूर्व एमएलए था, चुनाव लड़ा, उसको केवल 50 वोट निकले। हाँ, केवल 50 वोट। क्या एक एमएलए जो आदमी है भूतपूर्व, उसको केवल 50 वोट निकले। बराबर है। ये प्रमाणित करता है कि ईवीएम में घोटाला होता है। और घोटाला करके ये चुनाव हुआ विधानसभा का। कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग को इस चर्चा करने के लिए समय मांग रहे। चुनाव आयोग समय देने के लिए तैयार नहीं है। ये चुनाव आयोग के जो अधिकारी है, उनको संविधान ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए अथॉरिटी दी। वो अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं। वो अथॉरिटी का चुनाव आयोग के अधिकारी, कमिश्नर अथॉरिटी दी है संविधान ने, वो मिसयूज कर रहे हैं। समय बातचीत करने के लिए समय नहीं दे रहे। अरे क्या है वो, मतलब नाराजगी की हद है। चुनाव कमिश्नरों के नाराजगी की हद है। बराबर। अरे संविधान में फंडामेंटल राइट है बातचीत करने का, आर्टिकल 19 में, और वो सारी अपोजिशन पार्टी के लोग केवल बातचीत करने के लिए समय मांग रहे, बातचीत करने के लिए समय नहीं दे रहे। क्या वो संविधान नहीं मानते हैं क्या? अपोजिशन पार्टी के लोगों को बातचीत करने के लिए समय दिया जाना चाहिए था। एक भूतपूर्व कमिश्नर एसवाई कुरैशी है, वो भी कहता है बातचीत करना चाहिए, विरोधी पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, उनके सामने प्रस्ताव रखना चाहिए। मगर वो एसवाई कुरैशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुका है, उसकी भी बात नहीं मान रहे। तो ये चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये बहुत ज्यादा गलत है। मेश्राम साहब, आपने तो ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर बात कही है, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन हो रहा है, उसमें बहन मायावती जी ने कहा कि अगर मुझे पंतप्रधान पद का कैंडिडेट ये करते हैं तो मैं इंडिया गठबंधन में आने को तैयार हूं। दूसरी जगह केजरीवाल कहता है कि भाई उनका जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनको पंतप्रधान पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। तो इनमें ही कुछ बात नहीं हो रही है, या ये कोई चाल है भाजपा की, या ये लोग जो है बहन मायावती और केजरीवाल कुछ अलग से खेला खेल रहे? देखो, ये मायावती प्रधानमंत्री पद का उन्होंने हमको इंडिया गठबंधन के लोगों को बनाना चाहिए, ऐसी जानकारी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हो सकता है मायावती ने ऐसी कोई शर्त रखी हो, और अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मगर अखिलेश यादव और मायावती के बीच में टकराव चल रहा है। अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाए। कांग्रेस के लोग मायावती से बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात के लिए राजी नहीं है। मतलब अखिलेश यादव रोड़ा बने हुए हैं मायावती और कांग्रेस के बीच में? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा रोड़ा बने हुए है। वो उत्तर प्रदेश की डोमेस्टिक राजनीति का मामला है।
वो उसमें हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको अपने पार्टी का फैसला करने का अधिकार है। वो कहते हाँ हैं कि भाई मायावती का भरोसा क्या है, वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नहीं चली जाएगी, इसकी गारंटी क्या है? हाँ क्योंकि ऐसा तो रिकॉर्ड है ना पुराना मायावती का। बराबर। वो लेकिन इसलिए फिर ये ये इंडिया सवाल, इंडिया एक सवाल खड़ा हुआ है। बराबर, लेकिन फिर ये जो इंडिया हाँ। आघाड़ी जो है, तो यह क्या चुनाव तक इकट्ठा रह पाएगी? जिस तरह से भाजपा अभी अलग अलग लोगों के ऊपर छापे मार रही है, लोगों को कुछ यानी बातें कर रही है, तो अभी तक रहेगी तो चुनाव नहीं, तक? अभी तक तो कोई भी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया गठबंधन जब सबसे हाँ पहले पटना में बना तो केवल 16 पार्टी के लोग थे। हाँ उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई तो ये 16 पार्टी के लोग जो है ये 24 पार्टी के लोग हुए। बराबर। जब तीसरी मीटिंग हुई तो 26 पार्टी के लोग हुए। फिर चौथी मीटिंग हुई तो 28 पार्टी के हो गए। तो ये तो लगातार बढ़ ही रहा है। हाँ और अब ऐसा लगता है कि ये महीने के एंड तक ये 28 पार्टी से भी और ज्यादा बढ़ेगा, 29 30 और भी ज्यादा हो सकता है। तो संभावना नहीं है कि ये लोग छोड़कर जाने वाले हैं। ये मिलजुल कर चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बराबर। कोई छोड़कर जाने महाराष्ट्र वाला नहीं है। महाराष्ट्र में बार बार वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता है प्रकाश जी अंबेडकर, वो बार बार मेरे को इंडिया आघाड़ी में लो, इंडिया में आघाड़ी में जो पत्र लिख रहे हैं कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी के लोगों को, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या आपकी जानकारी और किस तरह से राजनीति को देखते हैं आप? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो उनको लेने का आग्रह कर रहे हैं। ये बात तो दिख रही है अखबार में, मगर इंडिया गठबंधन वाले उनको अंदर क्यों नहीं ले रहे हैं इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। मगर विश्वास का मामला है, रिलायबिलिटी का मामला है। हाँ, उनका और उनके बीच में रिलायबिलिटी का मामला है। जैसे अभी वो इंक्वायरी कमीशन है ना भीमा कोरेगांव की, तो भीमा कोरेगांव के इंक्वायरी कमीशन के सामने प्रकाश आंबेडकर ने बयान दिया कि ये जो अपना डिप्टी सीएम है फडणवीस जो है ये उसके साथ हमारे अच्छे संबंध है बोल रहे हैं। हाँ, अगर उनके साथ अच्छे संबंध है, मान लो थोड़ी देर के लिए, दूसरा वो इंक्वायरी कमीशन के सामने उन्होंने फडणवीस को बचाने का काम किया कि ये जो भीमा कोरेगांव का फसाद है इसमें फडणवीस का कोई रोल नहीं है, जबकि फडणवीस उस समय में होम मिनिस्टर थे और इंक्वायरी कमीशन के सामने पुलिस वाले अधिकारियों के सारे सबूत हमने इंक्वायरी कमीशन को दिए कि वो तो उसमें फसाद में शामिल थे। अगर फडणवीस के पुलिस शामिल थे तो इसका मतलब है फडणवीस शामिल थे। फडणवीस के इशारे के बगैर पुलिस वाले कैसे शामिल हो सकते हैं? हाँ, लेकिन बाला साहब आंबेडकर ये इस बारे में फडणवीस को क्लीन चिट देने के लिए क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है, क्या राजनीति? अभी उनका भी तो कोई राजनीतिक खेला होगा। वो हो सकता है कि चुनाव में वो उनके साथ कोई मेलजोल करना चाहते हो भाजपा के साथ। वो तो भाजपा को पिछले बार प्रकाश आंबेडकर ने, वंचित आघाड़ी ने जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उसकी वजह से तो 43 सीटें चुनकर आई ना बीजेपी की। महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा सीटें तो नहीं हो सकती मगर आई, उनकी वजह से आई, प्रकाश आंबेडकर की वजह से आई। अभी प्रकाश आंबेडकर को क्या लगता है कि अगर मैं बीजेपी को मदद भी किया, मान लो मदद भी किया, तो उसकी भरपाई शिवसेना वाले कर लेंगे।
समझा नहीं मैं, किस तरह? जैसे फॉर एग्जांपल पिछले चुनाव में प्रकाश आंबेडकर जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच का जो गठबंधन था, हाँ उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए थे, हाँ क्योंकि उसमें दो ही पार्टियां थी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस। बराबर अब की बार राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और शिवसेना है। बराबर। तो इसका मतलब है प्रकाश आंबेडकर जो नुकसान करने वाला था, उसकी भरपाई शिवसेना से आघाड़ी की हो गई, विकास आघाड़ी की हो गई है। तो अभी प्रकाश आंबेडकर का डैमेज कंट्रोल हो गया है, हाँ हाँ शिवसेना हाँ, के माध्यम से डैमेज कंट्रोल हो गया है। बराबर। तो अब आघाड़ी को विकास आघाड़ी को मतलब ये जो पवार की आघाड़ी है, उनको अब प्रकाश आंबेडकर की जरूरत है, ऐसा लग नहीं रहा है। बराबर। फिर भी राउत ने यह बयान दिया कि प्रकाश जी हमारे साथ में ही है और आकोला की सीट हमने उनको छोड़ दिया है। हाँ हाँ। दूसरा एक सामने ऐसा था, देश के नक्शे की तरफ देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों में भाजपा को कोई ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है, ना के बराबर है, लेकिन उत्तर के इसमें बहुत बड़ी मात्रा में उनको यानी समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं से उनको सत्ता का सिग्नल मिलता है, वहां से सत्ता का, इसका क्या कारण है? देखो, ये काऊ बेल्ट कहा जाता है ना, गाय पट्टा। हाँ गाय पट्टा बोलते ना। हाँ तो गाय पट्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाय को काटकर मुसलमान खाते हैं, इसलिए उसको गाय पट्टा बोलते हैं। हाँ। गाय पट्टे के पीछे सोच है हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना। हाँ आ रहा ना समझ में? इसलिए गाय पट्टा बराबर। बोलते हैं। हाँ मगर पिछले लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के हाँ, साथ में थे। सही अब बात वो है। बीजेपी के साथ नहीं है तो बिहार तो चला गया उनके हाथ से। हाँ जो उनको सीटें मिलने वाली थी, वो सीटें बिहार से अभी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो बराबर। नीतीश कुमार के समर्थन की वजह से मिला था। आ रहा ना, समझ में आ रहा है सोनोनी जी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, किरण सोनावने। नीतीश कुमार सोनोनी जी। हाँ नीतीश कुमार पिछले बार बीजेपी के साथ में थे चुनाव में, हाँ सही बात है। लोकसभा के, तो बीजेपी को फायदा हुआ था। हाँ अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है तो बीजेपी को बराबर। अकेले चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बराबर है। अभी आखिरी सवाल। बिहार में अब की बार बीजेपी को चुनाव जीतना गाय पट्टे में संभव नहीं होगा। ओके ठीक है। अब हाँ। रहा 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि गठबंधन बनाया जाए। हाँ अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन बनाती है हाँ तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है। हाँ दूसरा, मासेस का फॉलोइंग नहीं है। हाँ तो ये कांग्रेस प्लस समाजवादी का गठबंधन बहुत ज्यादा असरदार नहीं होगा, तो बीजेपी वहां फायदा उठा सकती है। अगर वो गठबंधन को महागठबंधन बनाते हैं, हाँ अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन को महागठबंधन बनाती है, हाँ तो महागठबंधन बनाने से बीजेपी को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ओके। हाँ तो वो उन लोगों का हमारे सामने भी प्रस्ताव है। हाँ तो आप कब फैसला करोगे? आप लोग कब फैसला करोगे? हम लोग भी बातचीत जारी है। एक बार दो बार समाजवादी पार्टी से बात हुई है, अखिलेश यादव से भी बात हुई है, मगर अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। आपके क्या बिंदु है बातचीत के? आपने क्या बातें रखी उनके पास? हमारा सिंपल मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी को हम उनको
उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री का पद स्वीकार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। ओके, हाँ। मुख्यमंत्री पद के लिए उनको समर्थन देंगे। ओके, हाँ। और बाकी ये मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देंगे और विधानसभा में 60% सीटें भी उनको उनकी मानने के लिए राजी है। हाँ। इसके बदले में उनके तरफ से हमें प्रस्ताव अभी आया नहीं है। जब उनके तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो हम वो उस पर विचार करके निर्णय करेंगे। आखिरी सवाल पर आता हूं मेश्राम जी, आप पिछले कई सालों से, कई दशकों से राजनीति में है। राजनीति अभी एक मैनेजमेंट हो, अभी ये माने चुनाव और राजनीति एक मैनेजमेंट हो चुकी है क्या? लोगों के प्रश्नों से, लोगों के सवालों से भटक चुकी है क्या? केवल यानी कुछ लोगों को हाथ में, पूंजीपतियों को हाथ में लो, कुछ कलाकारों को हाथ में लो, कुछ धर्म के ठेकेदारों को हाथ में लो, या कुछ जाति का समीकरण बनाओ और चुनाव जीत लो और लोगों को ताक पे रख दो। ये भी मैनेजमेंट, व्यवस्थापन का मामला हो गया है क्या? जिस तरह से देश में ये बात सही है कि चुनाव बहुत बड़े व्यवस्थापन का मामला हो गया है, बन गया है, बना दिया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर पर पैसे का खेल है। हाँ। और पैसा भी काला धन है। हाँ। और ये काला धन भी उद्योगपतियों के द्वारा कमाया गया काला धन है, जो टैक्स चोरी करके बनाया हुआ है। हाँ। दूसरा, उद्योगपतियों के द्वारा जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया चलाया जाता है, उनका चुनाव में बहुत भारी दखल होता है। हाँ। और बहुत मतलब ये जो कैंडिडेट है उनके, वो बहुत भारी पैमाने पर खर्चा करते हैं। तो ये मैनेजमेंट का खेल है। हाँ। मगर ये मैनेजमेंट का खेल ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ। और सेकुलरिज्म के नाम पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं। हाँ। जबकि 60% सीटें वो पहले भी ब्राह्मणों को देते थे, अभी भी देते हैं। हाँ। 60% ब्राह्मण और तत्सम उच्च जाति को देते हैं, जबकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की संख्या 85% है। हाँ। तो ये इस वजह से होता क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी ये ब्राह्मणों की पार्टी है, उनकी संख्या 3.5% है। तो इसलिए पैसे का मैनेजमेंट, मीडिया का मैनेजमेंट, काशीराम जी कहा करते थे मनी माफिया और मीडिया। हाँ। अब माफिया की जगह ईवीएम आ गया है। हाँ। पहले माफिया बहुत बड़ा काम करता था। हाँ। अब माफिया कमजोर हो गया है, क्योंकि माफिया से ज्यादा बड़ा काम वोट लेने का, वोट हासिल करने का काम तो ईवीएम कर रहा है। तो माफिया की जरूरत खत्म हो गई। बराबर। तो इसलिए अभी बहुत दिनों से जैसे ये ईवीएम आ गया, तब से माफिया का मामला कमजोर हो गया। उसके जगह माफिया की जगह ईवीएम आ गया। मनी माफिया मीडिया, अभी क्या है? मनी ईवीएम मीडिया। हाँ। हाँ। तो इसको तोड़ कैसा देंगे? अभी आने वाले चुनाव में इसका तोड़ क्या है? ये जनाधारित संगठन बनाना इसका उपाय है। काशीराम जी क्यों कामयाब हो गए? क्योंकि उन्होंने जनाधारित संगठन बनाया था। बराबर। ये काले धन का मुकाबला क्यों किया? वो जनाधारित संगठन बनाया था, इसलिए कामयाब हुए थे। धन्यवाद वामन मेश्राम जी, आपने मैक्स महाराष्ट्र के साथ ये महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और सारे सवाल जो लोगों के मन में थे और राजनीति को लेकर जिस तरह से गहमागहमी राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, उसके बारे में हमने आपको सवाल पूछे, आपने खुले रूप से उसका जवाब दिया है। आप लोगों ने सारे ये सवाल सुने हैं। आपको किस तरह से वामन मेश्राम जी ने जो बातें रखी है उसके बारे में आपका कहना है, क्या है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र, आवाज महाराष्ट्र की। धन्यवाद।